सुहाना सफर होए आहा आहा आए सुहाना सफर रुकती नहीं है नजारों पे नजर आहा आहा आए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शो मस्ट गो ऑन। आज शो मस्ट गो ऑन में हमारे वरिष्ठ रंगकर्मी श्री मुक्तेश्वर ओझा जी है। चलिए आपसे मिलाते हैं मुक्तेश्वर ओझा जी से। नमस्कार मुक्तेश्वर जी। नमस्कार। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, रंगमंच के सफ़र में आप किस सन से शुरुआत करी आपने इस रंगमंच की? दादा, जहाँ तक मुझे याद है कि 1986 में मैंने पहली बार रंगमंच पर अभिनय किया। रंगमंच को देख के बड़ा उत्साहित मैं होता ज़रूर था, लेकिन बहुत रंगमंच के प्रति कोई मेरी रुचि कहें या कोई बहुत लगाव ऐसा कुछ नहीं था। 1986 में मैंने पहली बार रंगमंच पर अभिनय किया, जो मुझे याद आता है जी। फिर उसके बाद निरंतर रंगमंच शुरू हो चलता ही रहा आपका? नहीं दादा, ऐसा नहीं था। फिर क्या हुआ कि पहली बार जब मेरी शुरुआत भी अजीब तरीके से हुई। एक हमारे मित्र हैं, उनको गाने वाने का बड़ा शौक था। स्कूल में जैसे डस्ट बजा के लोग गाते हैं, तो वो बड़े अच्छे गाने गाया करते थे। मैं भी उनके गाने सुनने में बड़ी दिलचस्पी रखता था। मेरी इच्छा थी कि मैं कुछ और डॉक्टर या कुछ ऐसा बनने की मेरी इच्छा थी। लेकिन हाई स्कूल के एग्ज़ाम के बाद जब हम लोग घर पे थे, तो एक दिन वो मेरे पास आए। उनके पास एक पेपर की कटिंग थी, उसमें लिखा हुआ था कलाकार चाहिए। और उस कटिंग को लेकर उन्होंने कहा कि चलो चलते हैं। तो मैंने कहा मुझे क्या करना है यार, तुम कलाकार आदमी हो, तुम जाओ भाई। उन्होंने कहा चलो चलो तुम्हें घुमा के लाते हैं। तो चूँकि उस समय साइकिल से घूमने का भी शौक होता था, उस शौक के कारण मैं उनके साथ बैठ लिया, चल दिया। हम लोग फिर बेना झाबर कॉलोनी के पास, बेना झाबर के पास वो एक कॉलोनी है, उसमें कोई इंडियंस ऐसा कुछ थिएटर करके उन्होंने नाम रखा था, इंडियन ऐसा कुछ करके। तो उसमें वो वहाँ हमको लेके गए, उसी का एड्रेस दिया हुआ था। वहाँ पर बगल में ही उसके कॉलोनी में एक हॉल बना हुआ है। उस हॉल में कोई कुछ लोग थे, वहाँ पे उनसे मिले जाके, उन्होंने कटिंग दिखा। उन्होंने कहा हाँ हमें आवश्यकता तो है। फिर वहाँ पे कुछ उनसे पूछा गया, हमसे पूछा गया कि आप भी आए अभिनय करने के लिए? हमने कहा नहीं, हमें एक्टिंग नहीं करनी, हम तो इनके साथ चले आए बस। उन्होंने कहा अच्छी बात है। तो फिर उनको एक रोल मिल गया उसमें। अच्छा। उसके बाद फिर हम लोगों ने, उन्होंने रिहर्सल की, मैं बैठ के वहाँ देखता रहा। मैं देखा, मुझे अच्छा लगा। फिर कभी कभी मैं उनके साथ चला जाया करता था। उनके साथ चूँकि साइकिल थी, हमने कहा चलो खाली टाइम में घूम के आते हैं, चले जाते थे। फिर धीरे धीरे करके नाटक के लगभग करीबन हफ्ता 15 दिन बाकी रह गए थे। कुछ कलाकार नहीं आए। जब कोई नहीं आता तो हम अगर वहाँ रहे तो हमें वो खड़ा कर देते थे, आप खड़े हो जाओ। तो हमने कहा नहीं भैया, हमें डर लगता है। मंच भी बना हुआ था वहाँ। तो उन्होंने कहा नहीं डरने का, आप कुछ खड़े रहो, बोलना नहीं, खाली खड़े रहो आप। ठीक है, खड़े हो जाते थे। ऐसे करते करते बीच बीच में मैं जाता रहा। फिर नाटक होने के तकरीबन 8-10 दिन पहले कुछ कलाकार थे उनके, जो छोड़ के भाग गए। अब उसके बाद उन्होंने मुझे नेक्स्ट डे वो लेके गए, जो मेरे मित्र थे, वो दूसरे दिन मुझे भी अपने साथ लेके गए। उन्होंने बताया नहीं पहले। फिर वहाँ गए तो उन्होंने कहा आप तो यहाँ आते हो, आप बहुत बार खड़े भी रहते हो, एक ही रोल छोटा सा आप कर लो। हमने कहा हमको नहीं करना भाई, हमको नाटक नौटंकी वाला थोड़ा बनना है, हमको तो डॉक्टर बनना है। ये नाटक नौटंकी हमारे बस की नहीं भैया, हम नहीं करेंगे। अरे अच्छा आप खड़े हो जाओ, ये वो करके उन्होंने रिक्वेस्ट किया, मैं भी खड़ा हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा देखो आप रोल करो, बड़े हॉल में होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, उन्होंने बताया। हमने कहा चलो अच्छा भाई आए तो अब कर ही लेते हैं। करने लगे। 1-2 दिन के बाद फिर मैं नहीं गया। फिर वो हमको पकड़ के ले गए। अब रिहर्सल का जब टाइम आता तो हम छोड़ के पीछे बगल में वो शायद ब्रजेंद्र स्वरूप पार्क है, वहाँ मैं भाग जाता था, छुप जाता था, जाके इधर उधर घूमने लगता था। फिर वो मुझे पकड़ के लाते, यार तुम्हारे रिहर्सल का टाइम हो गया, तुम यहाँ। खैर नाटक का दिन आ गया। अब वहाँ मंच पर जब नाटक थी, मर्चेंट चैम्बर हॉल में नाटक था वो, तो उस समय कुछ तकरीबन हमें लगता है कि 300-400 रुपये मर्चेंट चैम्बर की वो हुआ करती थी। तो अब नाटक करने पहुँचे, वहाँ देखा बहुत सारे लोग मेकअप वेकअप होते देख के। जो उसका हीरो था लड़का, वो सब्जी वगैरह बेचता था बेचारा। अच्छा जी, वहीं पर कहीं सब्जी वगैरह लगाता था। तो उसको हमने देखा, उसका ड्रेस बिल्कुल हीरो जैसी, और सब कुछ देख के बड़ा अच्छा लगा। और फिर नाटक में पर्दा धीरे से खोल के लोगों ने देखा तो वहाँ लोग बैठे हुए, लाइट वाइट जल रही, बड़ा लगा कि यार ये तो बड़ा कोई अजूबा है। हाँ, अचंभा है। हमको बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद नाटक हुआ तो पर्दा खुला और मैं भी मंच पे। और फिर 2 डायलॉग, और हमारा दोस्त मेरे साथ में ही था। अच्छा। एक डायलॉग उसको बोलना था, एक मुझको बोलना था। बोला, वाह, लोग बैठे हुए। पता चला अगले दिन पेपर में भी आया। फोटो शायद किसी और की आई थी, लेकिन पेपर में आया। मैं कहा यार ये तो बहुत कमाल की चीज़ है।
खैर नाटक हो गया, वही ठीक है बाद में मिलते हैं। इसके बाद दूसरे तीसरे दिन फिर हम लोग गए, बातचीत होती रही, फिर क्या अगला नाटक शुरू करते। वहीं से मुझे पता लगा कि यहाँ भी कुछ और संस्थाएं हैं, लेकिन हमने कहा छोड़ो यार नाटक वाटक, हम अपना कुछ है डॉक्टर बनना, वो जो घर में लोग कहते हैं कि डॉक्टर बनना, ये बनना, टीचर बनना, हमें नाटक नौटंकी के चक्कर में। फिर खैर वो हमारे मित्र थे, उनका तो उन्होंने तो भाई छोड़ दिया, वो तो अपना सिंगिंग वाले थे, ऑर्केस्ट्रा वगैरह में गाने लगे, और हम धीरे धीरे करके पता नहीं कैसे घूमते घुमाते नाटकों में लग गए। और फिर पी रोड पे कुछ एक संस्था हुआ करती थी, एक हमारे शिवशरण मिश्रा जी हैं। हाँ, अभी हमने उनका इंटरव्यू लिया है। अच्छा। अभी लिया, कल ही लिया इनका। अच्छा। हाँ, अभी एडिट किया, भेजेंगे। अच्छा, तो शिवशरण मिश्रा जी हैं, उनके पास भी मैं गया। उनका उस समय नाटक चल रहा था बिन बाती के धी, किया था उन्होंने। हाँ, उसके अलावा और भी वो नाटक, लेकिन मुझे भाई कभी रोल नहीं मिला। मैं निरंतर इधर उधर भागता रहा बैक स्टेज में। भाई कभी चाय ले आना, कभी कुछ करना, पानी ले आना, यही मैं करता रहा। नहीं तुमको मिलेगा रोल, चिंता मत करो, तुम आओ, अगला नाटक करेंगे, तुमको मिलेगा। इस अगले नाटक के चक्कर में हमेशा दौड़ता रहा। फिर हमारे मोहल्ले में और इधर उधर कुछ लोगों से मुलाकात हुई, फिर एक नाटक छोटे छोटे किए, फिर कुछ एक नुक्कड़ नाटक किए हमने। फिर हमारे यहाँ, हमारे जब मैं रहता हूँ वहीं पर एक राकेश खन्ना जी हैं, भी गोल्डी के चीफ, गोल्डी में, हाँ, चीफ मार्केटिंग चीफ हैं। तो उनके साथ मुझे एक नाटक करने का और मौका मिला। ऐसे शुरुआत हुई। फिर उसके बाद आपने रंगमंच का थोड़ा सफ़र, फिर अच्छे नाटक किए आपने। जी। उसके बाद फिर धीरे धीरे आपसे मुलाकात हुई, और हमको तो रंगमंच कराने का और जो कुछ मैंने सीखा वो मोहित दादा से ही सीखा है। और मेरे जीवन में तो जितना कुछ भी है मोहित दादा का है। हमारे गुरु हैं चंद्र प्रकाश तिवारी जी, सीपी से मुलाकात हमारी हो रही बारी। जी। तो उसी दौरान फिर हमारे बाबूपुरा कॉलोनी में भी कुछ नाटक की संस्थाएं बनने लगी। उसमें सीपी तिवारी, हमारे बहुत पुराने मित्र हैं राजेश शर्मा, और भी कुछ लोग थे। सबने मिलकर एक संस्था बनाई और उसमें हम लोग एक नाटक की रिहर्सल शुरू कर दिए। मुझे पता ही नहीं था कि, हमें क्या, किसी को भी नहीं पता था कि इसका शो कब होना है। हम लोग रिहर्सल करे जा रहे हैं, मतलब 2-4-6 महीने रिहर्सल करते रहे हम लोग, कुछ पता ही नहीं था। फिर उसी दौरान फिर और लोगों से मुलाकात हुई, इधर उधर शो लग गए। फिर शो हम लोगों ने किया, कभी दुर्गा पूजा, कभी इधर पांडाल, कभी उधर पांडाल, चलता रहा। फिर एक और संस्था बनी जिसमें एक नाटक हुआ, महासम्मेलन जी, और निशंक साहब का। तो उसमें फिर आपसे मुलाकात हुई, और फिर आपके साथ तो फिर सफ़र शुरू हुआ, तो आज तक चल ही रहा है। जी। अरे इसके साथ साथ आपने कई फिल्में भी करी हैं। फिल्मों में आपने कब इंटरेस्ट किया, आपने कब, किस तरह से आपने फिल्में भी जोड़ ली आपके? असल बात फिल्मों का तो जहाँ तक 92 में मैंने MSc किया, और उसी दौरान मेरी शादी हुई। अच्छा। MSc के बाद उसके बाद मैं निबंधन कार्यालय में नौकरी भी करता रहा। फिर बाद में, हाँ, काफ़ी साल किया आपने। जी, वो फिर छोड़ दिया मैंने नौकरी, और फिर ऐसे करके गवर्नमेंट जॉब वगैरह कुछ आए वो नहीं किया मैंने। फिर 93 में मैं मुंबई पहली बार गया। 93 में गए, और मेरे साथ मेरे कुछ बहुत मतलब कुछ परिचित लोग भी थे, यहाँ से 1-2 लोग गए। उस दौरान मेरी कई बड़े डायरेक्टर्स के साथ मुलाकात भी हुई, जिन लोगों ने मुझे कहा कि अभी दीपावली के बाद हमारा एक फिल्म शुरू होने वाली है, जिसे राम गोपाल वर्मा जी, हाँ, राम गोपाल वर्मा के उस समय असिस्टेंट हुआ करते थे, मधुर भंडारकर जी असिस्टेंट हुआ करते थे। तो मधुर जी से मेरी मुलाकात हुई, और रंगीला के बाद की फिल्म थी शायद। तो उन्होंने कहा इस फिल्म में मैं तुम्हें चांस दूंगा, काम कराता हूँ तुमको, क्योंकि शायद एसोसिएट थे उस समय वो मधुर जी। जी। तो उस समय फिर उन्होंने जो है बातचीत हुई, लेकिन हमारे जो 2 परम अजीज मित्र थे उन्होंने एक समय मुझे जो है अकेला छोड़ दिया, और फिर सब गड़बड़ हो गया। फिर मुझे अचानक कानपुर एक रात सारा बुढ़िया बिस्तर समेट के कानपुर आना पड़ा। तो उसके बाद फिर काफ़ी समय मैं यहाँ रंगमंच से वापस जुड़ा रहा, चूँकि आपके साथ आता था आपके पास। फिर आपने हाल ही में 2-4 पिक्चरें करी हैं आपने जो अभी? हाँ जी। उसके बाद मैं वापस 1999 में मुंबई गया। 99 में मैंने फिर बहुत सारे लोगों के साथ सीरियल्स में काम किया। सीरियल भी किया जी। कुछ एक फिल्में भी की, और सीरियल्स मैंने करीब 26 से 27 सीरियल्स में काम किया, जिसमें दिलीप साहब का एक शो था अल्लाह मेरी तौबा, उसके दिलीप साहब प्रोड्यूसर थे।
उन्हीं के बंगले पे ही शूट होता था। दिलीप साहब शाहरा जी थे और हमारे बहुत आज के बहुत नामचीन कलाकार हैं जो बहुत बड़े स्टार हैं, वो भी उसमें थे। अच्छा। छोटा सा कैरेक्टर वो भी कर रहे थे और मैं अब नाम नहीं लूँगा किसी का। और इसके अलावा सहारा पे, और आपका सहारा पे एक शो था, उसके अलावा सब टीवी पे कई शो मैंने किए, डीडी पे कई सारे शोज़ मैंने किए, कुछ एक सेंट्रल कैरेक्टर भी मैंने शोज़ में किए और करीबन 7 से 8 शो ऐसे किए जिसमें मेरे सेंट्रल कैरेक्टर थे काफ़ी लंबे। उसके बाद जो हास्य कलाकार हैं राजीव निगम जी, उनके साथ भी कई एक शोज मैंने जी टीवी में किए और उसमें DD1 पे भी शो था, सब टीवी पर भी था। तो इस तरीके से करते रहे। उसके बाद बीच बीच में एक आध फिल्में भी की जो कभी रोल उसमें आए नहीं, कभी कुछ एक फिल्में रिलीज ही नहीं हुई जी। उसके बाद फिर वापस स्थितियाँ बदलती नहीं, फिर कभी कानपुर कभी बम्बई। दिलीप साहब वाला शो था अल्लाह मेरी तौबा, उस शो में दिलीप साहब के चूँकि बंगले में ही हम लोग शूट करते थे, तो उसमें शायरा जी तो सेट पे होती थी, साहब भी कभी कभी आ जाते थे सेट पे जी जी जी, तो उनसे भी अक्सर मुलाकात हुई। और एक बार तो ऐसा कुछ सीक्वेंस था कि मेरे जो है कई शेड होने थे, कई शेड में वो हो रहा था, तो शायद मतलब उनके जो जहाँ पर उनका एक रूम था उसी में वॉश बेसिन बना हुआ था, वहाँ पे शायरा जी ने मेरे बाल खुद अपने हाथ से धोए। मैं ऐसे बैठा हुआ था और उन्होंने कहा ऐसे करो, चूँकि वो था शायरा जी खुद ही आ गई। और चूँकि शायरा जी बड़ा लोगों का बहुत ध्यान रखती थी, मतलब बहुत ही एज ए ह्यूमन बीइंग हम देखें तो दिलीप साहब हों, शायरा जी बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत ही अच्छे लोग हैं। चूँकि मेरा उनके साथ वहाँ पर उनके घर पे बड़ा लंबा एक्सपीरियंस है, मैं उनके साथ रहा। उनके घर की बनी हुई बहुत सारी खाना तो हालांकि उससे आता था कैटरिंग से, लेकिन उनके घर की कोई अच्छी सब्जी मतलब कुछ अलग से उन्होंने बनाया तो वो आ जाती थी। हाँ कि भाई आपके लिए। उसमें अली असगर थे, अरुणा संगल थी, ये सारे आर्टिस्ट थे। तो मेरे बाल मैं बैठा हुआ था, वो आया उसमें जो हेयर जी, तो उस समय शायरा जी थी, शायरा जी आए, फिर उन्होंने मेरे बाल खुद से धोए। और फिर वो जो एक मेकअप मैन थे उन्होंने मेरा मेकअप किया और जिस ग्लास के सामने किया बैठ के, उन्होंने कहा कि मुक्तेश्वर तुम इस फिल्म इंडस्ट्री के सबसे लकी आदमी हो। हमने पूछा सर क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कह रहे कि मैंने आज तक दिलीप साहब मतलब साहब के अलावा किसी के चेहरे को टच नहीं किया है, तुम इंडस्ट्री के पहले ऐसे आदमी हो जिसका मैं मेकअप कर रहा हूँ साहब के अलावा। मैंने साहब के अलावा किसी का मेकअप नहीं किया। और फिर शायरा जी ने फिर बाल वाल बनाए और देखा, और फिर देखने के बाद एक कैप मुझे ऐसे पहनाई, उन्होंने कहा अब ठीक है। तो वैसा करके, और चूँकि शायरा जी के साथ एक और वाकया मुझे याद आता है कि मैं मिलने गया पहली बार बंगले पे, जब मुझे बातचीत हो गई थी, मैं गया। उस समय तो मोबाइल फ़ोन हुआ नहीं, तो मैं चूँकि उससे बातचीत करके मैं गया, तो मुझे बताया गया था कि आप इस टाइम पे वहाँ आ जाना। मैं गया वहाँ पर, गेट पे मैंने नॉक किया तो गेट कीपर ने खोला, पूछा, मैंने बताया, तो फिर अंदर गया, भेजा किसी को, उसने पूछ के आया, फिर मुझे लेके गया। तो बंगले में बाहर ही की तरफ जो है बना हुआ था ऑफिस, उसमें उन्होंने कहा आइए। तो शायरा जी बैठी हुई थी, मैं पहुंचा, मैंने नमस्कार किया, उन्होंने पूछा हाँ यस बताएं। तो मैंने कहा मैं मुक्तेश्वर ओझा। और माय गॉड यू आर मुक्तेश्वर, यू आर सो यंग। मैंने कहा जी जी। कहीं नहीं, मैंने सोचा था कि कोई बहुत उम्र दराज व्यक्ति होगा और ऐसा वैसा। मैं कहा नहीं बस ऐसे ही। फिर जब मेरी उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कैन यू स्पीक उर्दू? मैं कहा मैं माई कैन, जी मैं बोल सकता हूँ। तो जब बातचीत होने लगी तो उन्होंने कहा माशाल्लाह आपकी उर्दू भी अच्छी है। तो मैंने कहा दरअसल मैम हमारे जो शिक्षक थे, हमारे जो अध्यापक थे, टीचर थे, जिन्होंने हमें रंगमंच में सिखाया वो अच्छे थे, उनको बहुत जानकारी थी, इसलिए मैं अच्छा हूँ। उन्होंने मुझे सिखाया इतनी अच्छी तरह। हालांकि मेरी स्कूलिंग कहीं से मैंने रंगमंच की कोई शिक्षा नहीं, शिक्षा सब आप लोगों से ही मिली। कानपुर के जो बहुत सारे लोग हैं थिएटर से, जी थिएटर के वरिष्ठ लोग हैं, जिनमें बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैंने सीखा है, और उन्हीं के द्वारा मैं जो भी सीख पाया वो मैं प्रयास करता हूँ करने का। तो इस तरीके से वो था। और अन्नू की हो गई वाह एक शो में कर रहा था। उस शो के दौरान मुझे उसमें क्या हुआ कि एक सीक्वेंस होना था, उस सीक्वेंस में कुछ फाइट सीक्वेंस था, तो उसमें थे करने वाले लोग थे, डायरेक्टर से बात हुई, मैंने कहा करते हैं। तो पहलवानों के द्वारा उठा के फेंकना और वो सब करना था, तो मुझे घुमा के एक आध शॉट तो हो गए।
एक शॉट में क्या उन्होंने फेंका तो मैं ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद चूंकि जो फाइट मास्टर होते हैं, जो फाइट करने वाले लोग होते हैं, उनके पास प्रॉपर एक्सपीरियंस होता है। हमारा तो कोई एक्सपीरियंस था नहीं, न तो मैंने कहीं से सीखा था। वो क्या हुआ, मुझसे गलती हुई या उनसे गलती हुई, अब तो ईश्वर जाने। मैं ऊपर से गिरा और गिरने के बाद मेरा मुंह जो है जमीन में टकराया, इससे पहले टकराया फिर जमीन में टकराया, और मेरी जीभ निकली, और मेरी जीभ में जो है मेरे सारे दांत ऐसे घुस गए, ऐसे करके मेरी जीभ बाहर थी, दांत ऐसे घुसे हुए थे, मार खूनी खून हो गया। सारे लोग बिल्कुल वो आ गए और शूट बंद करा दिया गया। सब देखा उन्होंने, कैसे करके फिर दिखाया उठाया गया, खत निकाला। कई दिनों तक हमारे जीभ में घाव रहा और लिक्विड ही मैं खाता था। उन्होंने कहा भी कि आप तो बेकार परेशानी में कर रहा था। खैर, तो उसकी वजह से मेरी दांतों में भी चोट लगी। अच्छा अच्छा जी। और फिर क्या हुआ, दांतों में चोट लगने के बाद फिर पूरा जबड़ा मेरा हिल गया। मैंने क्या किया कि फिर उसमें तार वगैरह बंधवाए। मैंने सोचा शायद इससे कुछ हो जाएगा। जी जी। लेकिन उसका ये हुआ कि उसमें और इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन के बाद मुझे धीरे धीरे दांत निकलवाने पड़े। उन्होंने कहा नहीं निकलवाओगे तो आप पूरा आपका मुंह खराब। हालांकि काफ़ी सारे इन्फेक्शन मेरे दांतों में हो गए थे, बहुत सारे दांत निकलवाने पड़े। एक ये मेरे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, जो मुझे बॉम्बे से एक बार वापस ले आया कानपुर। जी। फिर यहाँ छोटे मोटी नौकरी भी करने लगे? फिर यहाँ फिर मैंने पहले भी मैं ग्रामोदय संस्थान एक NGO है, उसमें मैंने काम किया, जो बाल श्रमिक के ऊपर काम करते थे। तो वो भी बाहर का यूनिसेफ का प्रोजेक्ट था, यूनिसेफ के साथ जुड़ के। फिर आपको फिल्मों के कारण आपने उसको छोड़ भी दिया शायद? हाँ जी जी। फिर कुछ मुझे बीच में ऑफर मिले, फिर मैंने छोड़ा। फिर उसके बाद वापस फिर बम्बई गया। फिर इस तरीके से चलता रहा। बीच में एक और NGO है श्रमिक भारती, वहाँ भी मैंने काफ़ी साल काम किया और लोगों के लिए सेवा का काम करता था मैं, सामाजिक सोशल वर्कर के तौर पे। हालांकि मुझे उसका पेमेंट मिलता था, मुझे उसकी तनख्वाह मिलती थी। जी। लेकिन चूंकि नौकरी थी, समाज सेवा काम था, और चूंकि हम लोग जो नाटक के जो भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं समाज के बहुत अहम मुद्दों से जुड़े हुए होते हैं, कहीं ना कहीं समाज की चीज़ें हमें मन को प्रभावित करती हैं, तो मैं वहाँ करता रहा। फिर मैंने बीच में चीज़ें आती नहीं जाती नहीं करते रहे। फिर मैंने मन बना लिया कि भाई अब ये नाटक तो ठीक है, फिल्में नहीं करूँगा। और इसके अलावा एक और घटना हुई जो मुझे याद आती है कि बीच में क्या हुआ कि रोजी रोटी की समस्या हो गई। पहले तो मैंने नौकरी छोड़ दी, उसके बाद हमारे फादर भी नहीं रहे और छोटे छोटे भाई बहन थे, तो नौकरी की समस्या, चूंकि एक भाई हम लोग परिवार चलाना होता तो करना तो पड़ेगा। मध्यम वर्गीय हैं, बच्चे हैं, हमारे छोटे भाई बहन थे। तो फिर मुझे नुक्कड़ नाटक की कुछ टीमें जो कि थी जगह जगह जाके करती थी, उन टीमों ने आप जुड़ गए? जी जी जुड़ गए मैं। तो फिर उस दौरान फिर हम लोग सूचना प्रसारण से, कानपुर में उस समय कमी टीमें हुआ करती थी, एक सज्जन है उनसे मिला, वो बल्कि मेरे पास आए थे। तो उस तरीके से उनके टीम की शुरुआत की गई। फिर वो ऐसा हुआ, फिर कुछ गवर्नमेंट के नाटक उन्होंने लिए, उससे आपको जी अर्निंग भी होने लगी और आपको जी जी रंगमंच भी जुड़ा रहा आपसे। जी जी जी। तो उसमें रंगमंच तो नहीं, लेकिन नुक्कड़ में नाटक करने का बड़ा अनुभव रहा। उसमें एक एक दिन में हम लोग 4-4, 5-5 नाटक कर लेते थे। जी। और फिर हमारे शिव संपत जी राजपूत हैं, कीर्ति जी हैं, लोगों के साथ जुड़ के मैंने लगभग उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जिलों में जाके नुक्कड़ नाटक की एक महीना रह के हम लोग जो है एक दिन में 4-4, 5-5 नाटक जो है करते थे। और महीनों 30-30 दिन नाटक कर रहे, 100, 150, 200, 300 नाटक एक साथ एक महीने में हम लोग कर गए। तो वो भी एक क्रम चला, अनुभव रहा। जी जी जी। तो रंगमंच में आप इतने साल से रहे, हम लोग इतने साल आप करते हुए, तो आपको रंगमंच और फिल्मों में कौन सी विधा आपको ज़्यादा अच्छी आपको लगता है कि इसमें सुकून मिलता है थोड़ा सा काम करने में? तो इस विषय में कुछ? जी देखिए, विधा तो सारी ही अच्छी हैं। विधा में तो किसी विधा में कोई अच्छी कोई बुरी ऐसा नहीं कह सकते। नहीं, आप मतलब आपको ज़्यादा रुचि किस में है? जी जी जी। देखिए, रुचि तो हमें मतलब मुझे व्यक्तिगत तौर पे मुझे नाटक में भी उतनी ही रुचि है और फिल्मों में भी उतनी ही रुचि है, सीरियल्स में भी उतनी ही रुचि, और आज जो वेब सीरीज का ज़माना है उसमें भी उतनी ही रुचि है। क्योंकि देखिए, मैं बीच में जब मैंने छोड़ दिया था सब कुछ वापस यहाँ पे, तो मैंने सोचा कि मुझे नाटक, फिल्म, टीवी ये करना ही नहीं, मुझे नौकरी कर लेनी, यहाँ से अपना किसी तरीके से अपने बच्चों का और परिवार का पालन पोषण करना है। तो क्या होता है कि संयोग को मैं पहले बहुत नहीं मानता था, लेकिन अब मानता हूँ मैं कि जो एक संयोग है, जो भाग्य है, वो घुमा फिरा के आपको वहीं पे खड़ा कर देगा जहाँ से आप
को जाना है जी। मैंने सब छोड़ दिया। तो फिर एक हमारे मित्र हैं, छोटे भाई हैं, अनुज तिवारी नाम है उनका। अनुज तिवारी एक दिन मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि मैं वहाँ से लौट के आया था नौकरी से, घर पे बैठा हूँ। तो मैंने करीबन 1-1.5 साल 2 साल से कुछ नहीं किया, नुक्कड़ नाटक करता था क्योंकि पैसे मिलेंगे, और बाकी अपना जॉब कर रहा था वो कर लेता था। तो एक दिन मेरे पास आया, कहने कि आप बैठो मेरे पास, मेरे बाइक पे बैठो। तो मैंने कहा कहाँ जाना, मेरी दाढ़ी भी बड़ी हुई थी, बाल भी बड़े हुए थे सब। तो उन्होंने कहा बस बैठो आप। हम बैठे। उन्होंने अपना बाइक स्टार्ट की और ले गए, ले जाके एक बिल्डिंग के नीचे खड़ी की और उतरे। उन्होंने कहा आइए चलते हैं। लेके अंदर गए ऑफिस में। एक ऑफिस था अच्छा सा, वहाँ पर कंप्यूटर वगैरह लगे हुए थे। तो वहाँ पर बैठाला उन्होंने, मैं बैठा वहाँ पे एक और मित्र हम मिले और उनके साथ बातचीत होने लगी। फिर अनुज ने कहा कि आप एक फिल्म कर रहे हो, जिस फिल्म का नाम है द हॉस्टेज। तो हमने कहा यार मैं तो एक्टिंग अब सोच लिया कि मैं नहीं करूँगा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं दादा आप कर लोगे। मैंने कहा नहीं, अब बिल्कुल भी ना तो मेरी हिम्मत है और ना तो मेरी जो है मन भी नहीं है, और मुझे लगता नहीं कि मैं वापस से एक्टिंग कर पाऊँगा। अनुज ने कहा नहीं करना है आपको। और फिर अनुज ने इस तरीके से मुझे कहा और फिर हम लोग चले आए। आने के बाद फिर अनुज और हमारे डीओपी थे, जो डीओपी हैं हमारे, वो अयूब भाई और अनुज आए, मुझे लेके गए एक सैलून में और फिर बाल कटवाए मेरे, क्योंकि दाढ़ी और बाल बहुत बड़े हुए थे। मेरी दाढ़ी सेट की करवाई वहाँ पे और अपने हिसाब से लुक करवाया। उन्होंने कहा फिर इसको ऐसा ऐसा करना है और ये करके मेरी पुनः एक बार शुरुआत हो। जी। एक फिल्म हुई द हॉस्टेज मैंने किया, उसमें मैं निगेटिव कराया। पहले दिन शूट पे मुझे लग रहा था कि भाई मैं कर पाऊँगा। अनुज से मैं बार बार बोलता था कि भैया अब मुझे लग नहीं रहा कि मैं वापस से एक्टिंग कर पाऊँगा, क्योंकि मेरा मन वो हो गया था कि मुझे करना ही नहीं है। और उसके बाद फिर हॉस्टेज कंप्लीट हुई। उसके बाद अनुज फिर एक दिन मेरे पास आया। उन्होंने कहा कि बैठिए। फिर अनुज मेरे पास जब भी आता है कहता है आप बैठो। हाँ बैठो, छोटा भाई मेरा, बैठो इधर। अच्छा। हाँ इधर बैठो। बैठ के चल दिया। अब मुझे ये पता ही नहीं होता कि ले कहाँ जा रहा है। और जब इसने कहा बैठो, लेके गया तो कोई नया पटाखा फूटता है, ये मुझे पता है। हर बार मुझे लगता है कि लेके होने वाला है, फोड़ेगा। तो मैं कभी कोई डरता भी कि यार ऐसा कौन सा पटाखा जो ये बताता नहीं, और बताता कभी नहीं, अचानक से आएगा। चलो करना है। सॉरी। वैसे ही वीरानिया एल्बम में उन्होंने कहा दादा बैठो। बैठे हम गए, एल्बम करना है। तो हमेशा अनुज मेरे साथ यही करता है। कभी कभी मैं उससे कहता भाई पहले बता दिया करो भाई, प्रिपेयर हो जाए। हाँ, वो कहता नहीं बस बैठो आप, चलो। वो तो आपका अनुभव है जो आपने रंगमंच में किया। अनुभव तो अपनी जगह सब आप लोगों से सीखा है। और सबसे बड़ा अनुभव तो ये है कि जब सामने अनुज जैसे लोग होते हैं जो कि वो बहुत प्रतिभावान है, उसको जो मिलना चाहिए वो भी मिलेगा। उसमें थोड़ा सा वक्त जा रहा है, समय जाता है और समय थोड़ा आएगा। समय तब जो मेहनत कर रहा है जी समय अभी तो मुझे लग रहा है कि उस एज ग्रुप के जितने भी डायरेक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं, उससे मैंने 100 मील आगे अनुज को देखा है। उसकी स्मरण शक्ति, उसका सोचना और उसके काम करने की क्षमता। हॉस्टेज के टाइम में मुझे याद है दादा कि जब हॉस्टेज की शूट चल रही थी तो अनुज मतलब सुबेरे के टाइम अनुज जो है हमको, मैं अनुज के साथ ही जाता था शूट, मतलब उस पे लोकेशन पे जी, लोकेशन पे अनुज आया, हम उसके साथ बैठे, हम लोग जा रहे हैं और रास्ते भर अनुज सोचता चला जा रहा है। फिर रास्ते में जो कहीं रुके, जिसे कोई ब्रेड मट्ठा वगैरह मिल गया, खा लिया अनुज ने, हाँ मट्ठा पी लिया। उसके बाद वो आदमी वो बंदा पूरे दिन ही कुछ नहीं खाता। ब्रेक भी हो गया, खाना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो आर्टिस्ट को क्या प्रॉब्लम है, वो आर्टिस्ट कैसे आया कैसे जाएगा, सारी मतलब डायरेक्शन के साथ इतनी सारी चीजें हैंडल करना, ये तो मुझे बड़ा मतलब एक वो तो होता ही भाई, पूरा भार रहता भाई। अरे भार मतलब 10 और लोगों के काम भी अनुज अपने मत्थे ओढ़े हुए। उसके बाद डायरेक्शन करना, राइटिंग भी, और ये वो। वैसे साई वर्सेस आई की शूटिंग हम लोगों ने 12-13 दिन में कंप्लीट की जी। कमाल का मतलब था अनुज का, और अनुज का हर चीज उसकी पहले से उसके दिमाग में रेखांकित है। जो भी वो कर रहा है, जो भी कह रहा है, उसका सब कुछ पहले से प्रिपेयर है, सब कुछ को पता है कि मुझे क्या करना है। कमाल है। 12-13 दिन में दादा पूरी फिल्म बना लेना। उसे मुझे साईं बाबा के कैरेक्टर के लिए जी मुझे कराया साईं बाबा कैरेक्टर, काम भी अच्छा था। और मुझे लगता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में साईं वर्सेस आई में साईं का बाबा का जो कैरेक्टर मैंने किया, ये मैंने क्या किया, मुझसे करवाया अनुज ने। और जो साईं बाबा की कृपा थी
वो बहुत ही अद्वितीय थी और मुझे कभी कभी लगता है कि क्या मैंने कर लिया। और मुझे लगता है कि जो मैंने आप लोगों से सीखा और जो भी मुझे इतने दिन की मेहनत थी, मुझे कहीं ना कहीं साईं बाबा के उसमें मुझे मिल गई, आगे काम भी मिला। जी जी, काम भी मिला। और सब एक तो इसमें एक सबसे बड़ी बात मुझे मतलब खुद भी आश्चर्य हुआ और खुशी भी हुई। मैं मतलब उसको शब्दों में, मेरे पास शब्द नहीं है कि साई वर्सेस आई रिलीज होने के बाद लाल पैलेस कानपुर में हम कुछ अपने मित्रों के साथ, अनुज भी थे और भी एक दो लोग थे, हम लोग ऐसे ही शाम को निकले और चले गए, वहाँ खड़े हो गए। फिल्म का शो छूटा तो लोग भीड़ से निकले, कुछ लोग मेरे आगे से, कुछ लोग पीछे से। अचानक क्या हुआ कि किसी एक की नज़र मुझ पर पड़ी और उसने कहा, अरे ये तो साईं बाबा खड़े हैं। और फिर ज़्यादा पूछिए, मतलब मुझे एक मतलब काफ़ी बुजुर्ग महिला और कुछ लोग मेरे पैर छुए, बुजुर्ग महिला थी, वो मेरे पैरों में बैठ गए और उन्होंने कहा कि मुझे आपके साथ फ़ोटो खिंचानी। अरे हमने उनको उठाया कि आप मेरी माँ की उम्र के हैं और मैंने तो एक रोल प्ले किया है। मतलब लोगों का इतना सम्मान, उसमें से कितने लोगों ने मेरे पैर छुए जहाँ भी मैं गया, साईं बाबा के उस रोल के कारण लोगों को लगा कि मतलब उन्होंने मेरे अंदर इतनी श्रद्धा भाव साईं बाबा के प्रति। जो भी हॉल से निकल रहा उसने देखा, उसके बाद तो भीड़ लग गई वहाँ पे। फिर हॉल के भी लोग आ गए जो वहाँ के मैनेजर वगैरह हैं, और फिर उन लोगों से हमने कहा नहीं ठीक है। ऐसे लखनऊ हम लोग गए, लखनऊ प्रीमियर में हम लोग गए, वहाँ लोगों का बहुत असीम प्रेम मिला। वो प्रेम लोगों का साईं बाबा के प्रति था, लेकिन एक कलाकार के नाते मुझे वो प्रेम मिला। ये भी अपने आप में बड़ी बात थी कि जो एक कलाकार है उसको उस रोल के कारण जितनी सम्मान, जितना प्रेम लोगों का मिल रहा है, शायद वैसा कहीं और किसी और क्षेत्र में ऐसा नहीं है। भाई किसी के साथ हमने ज़बरदस्ती नहीं की कि वो हमसे प्रेम करे, लेकिन लोगों का प्रेम देख के मुझे लगा कि शायद मैंने जीवन में कुछ अच्छा आज कर लिया है जो ये रोल मैंने किया। और मुझे जीवन भर इस बात का संतोष रहेगा कि मैंने साईं वर्सेस आई फिल्म में साईं बाबा का रोल प्ले किया। चलो बहुत बढ़िया जी। तो हम चाहते हैं कि आप इतने बार आपने थिएटर भी किया है, तो आजकल जो लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ आप उनको गाइडेंस के लिए कुछ कह सकते हैं? जी जी। ताकि जो आजकल लड़के सीख नहीं रहे हैं तो जाते हैं, भटक जाते हैं, कोई लौट ही आते हैं, जी जी, स्थायी रूप से नहीं टिक पाते, उसका भी थोड़ा सा बताइए थोड़ा बच्चों जी। जी देखिए दादा, मैंने हॉस्टेज की या मैंने क्या बोलते हैं कि साईं वर्सेस आई की, या और भी बीच में फिल्में की। जैसे प्रणाम मैंने की, प्रणाम में मेरा सेंट्रल कैरेक्टर था, उसमें मेरे ऊपर ही पूरी फिल्म थी। और इसके अलावा मैंने और भी कई फिल्में की जो और भी रिलीज में हैं, 4-5 फिल्में। एक वेब सीरीज मैंने की माधुरी टाकीज, उसमें मेरा कैरेक्टर पगलेट शुक्ला का था, जो लगभग 55 मिलियन व्यूज़ उसके हो गए। इसके अलावा और भी मैंने जो काम किए, वो सारा काम सिर्फ मैं इसीलिए कर पाया क्योंकि कहीं ना कहीं जो थिएटर का मेरा, जो रंगमंच का जो मेरा जो वो थी, जो रंगमंच का सफ़र था, उस सफ़र में जो अपने श्रेष्ठ लोगों से मैंने सीखा। बहुत बार आप भी हमको डांट देते थे, अगर ये क्या कर रहा हूँ। जैसे फंदी नाटक के दौरान बहुत बार हुआ, मैं फंदी का रोल करता था, या जैसे सारी रात नाटक हुआ, उसमें 3 ही पात्र थे। हम लोग आते थे आपके बैंक में, रिहर्सल करते थे दोपहर में, वहीं खाना पीना होता जी, वहीं बैंक में। अरे बैंक में दादा के हम लोगों ने बहुत खाया, मतलब खाना इतनी बार हम लोगों ने बैंक में खाया कि हमको लगता था कि बैंक नहीं, वो अपना घर है। सॉरी। तो कुल मिला के जो भी हमने कुछ सीखा है, हमारी तो कहीं से स्कूलिंग नहीं है, और स्कूलिंग हमारी आप ही लोगों, आप लोगों से, रंगमंच से जो हमने सीखा, रंगमंच में जो हमारे साथियों के साथ मिलकर हमने सीखा। जैसे आप बाहर कंपटीशन में जाते थे, वहाँ नाटकों, जी कई बार आप गए हमारे साथ, कई जगह गए, अच्छे प्राइज भी लाए। जी जी जी। तो वहाँ 3-4 बार बेस्ट एक्टर आपके साथ मुझे मिला है। जी जी जी। तो वो सब इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने आपके साथ जो है, आप लोगों के साथ काम करके उसको सीखा। तो मैं तो नए लोगों से यही कहूँगा कि फिल्म, टीवी शोज या वेब सीरीज, सब में करना तो दादा एक्टिंग ही है, ठीक है। नाटक में एक्टिंग होती है कि वो थोड़ा सा आपको 1 महीने की रिहर्सल के बाद एक साथ आप एक पूरा नाटक प्ले करते हो, और टीवी सीरियल्स या फिल्म में उसको अलग अलग सीन, कट बाय कट करके, सीन और शॉट के माध्यम से उसको शूट करते हैं। बाकी करते तो आप एक्टिंग ही हैं, करते तो आप एक्टिंग ही हैं। आपको डायलॉग भी बोलना होता है,
आपको चेहरे के एक्सप्रेशन भी देने होते हैं। तो अगर हमारी शुरुआत काखा गागा से हो जाएगी तो निश्चित रूप से हम हाई स्कूल के सवाल और साइंस के वो इक्वेशन भी इंटर के हल कर सकेंगे और बीएससी और एमएससी कर भी लेंगे और डॉक्टर और इंजीनियर भी बन सकते हैं। तो बेसिक तो थिएटर से शुरुआत करनी ही चाहिए और उसके लिए आवश्यक है कि अच्छे रंगमंच में अच्छे लोगों के साथ जुड़े। हम तो कहते हैं हमारे मोहित दादा, मतलब कानपुर में रंगमंच में अगर सबसे ज़्यादा किसी ने कलाकार दिए हैं, किसी ने कलाकारों को रंगमंच पर उतारा है, किसी ने कलाकारों को रंगमंच प्रदान किया है, कलाकार बनाया है, तो हमारे मोहित दादा ने। और इसके अलावा कोई दूसरा नाम नहीं है कानपुर शहर के अंदर। इप्टा कानपुर में जब से मुझे याद है आज तक न जाने कितने कलाकार आए और लोग सीख करके यहाँ से लेके बम्बई तक, राजीव निगम हैं, अशोक वाजपेयी हैं और भी बहुत सारे नाम हैं जो आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अनुज तिवारी हैं, अग्रज हैं, ये सारे लोग हमारे इप्टा कानपुर की ही देन है। और बस मेरा ये तो यही कहना है कि सारे लोग कहीं ना कहीं पहले जैसे पढ़ाई होती है वैसे ही कहीं ना कहीं इसकी शिक्षा, अगर किसी को मौका मिले बीएनए और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में सीख सकें तो और बेहतर बात है। भाई मुझे मौका नहीं मिला, मैंने नहीं किया, मैं नहीं कर पाया, लेकिन उसके लिए भी आपको कहीं ना कहीं शुरुआत यहीं से करनी होगी और यहाँ से करें तो अच्छा, बहुत बढ़िया रहेगा। और निश्चित रूप से कहते हैं कि जहाँ चाह वहाँ रहा, कुछ भी मुश्किल नहीं है अगर आप कोशिश करो। थोड़ा वक्त जरूर लगता है लेकिन आदमी कर लेता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो हमारे चैनल में आपने समय दिया मुक्तेश्वर जी। हम एक छोटी सी भेंट है जो आपको देना चाहते हैं। दिल मेरा एक आस का पंछी उड़ता है ऊंचे गगन पर, पहुंचेगा एक दिन कभी तो चांद की उजली जमी पर। दिल मेरा एक आस का पंछी उड़ता है ऊंचे गगन पर, पहुंचेगा एक दिन कभी तो चांद की उजली जमी पर। दिल मेरा एक आस का पंछी